सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा। मित्रों, होलिका के पर्व पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं टेनिस के महानतम खिलाड़ी, वर्तमान समय में 21वें ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नाडाल की कुंडली का विश्लेषण प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए, इनका जीवन प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। इन्होंने अपनी परिश्रम करके, अपनी सूझबूझ के द्वारा इस समय 21वें ग्रैंड स्लैम विजेता हैं और टेनिस के का 21वां ग्रैंड स्लैम जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया। वर्तमान समय में इनका जो जन्म है 3 जून 1986 का जन्म है। 18:20 मनकर स्पेन में इनका जन्म हुआ था। देखिए कि 30 जनवरी 2022 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का मुकाबला चल रहा था। उस मैच में अंतिम दौर का मैच बचा हुआ था और अंतिम दौर में डेनियल मेदवेदेव के साथ और राफेल नाडाल के साथ टक्कर होनी थी, मुकाबला होना था। उस समय डेनियल मेदवेदेव बहुत महानतम युवा टेनिस खिलाड़ी हैं, अपने फुल फॉर्म पर हैं, हर समय अपनी उच्चतम प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अधिक से अधिक खिताब जीत रहे हैं। मतलब उनका कैरियर इस समय ऊंचाई पर चल रहा है, निरंतर प्रगति के सोपान पर चल रहे थे। और राफेल नाडाल जो हैं, इनका कैरियर थोड़ा सा ढलान पर था क्योंकि उम्र भी बढ़ रही थी और इस समय लेकिन उसके बाद भी ढलान के बाद भी लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान था कि इनके जीवन का संघर्ष और इनके मैच खेलने का अनुभव अवश्य ही मैच को रोमांचक बना देगा। मेलबर्न में जब ये मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मैच चल रहा था, उस मैच में देखिए कि जो अंतिम पारी चल रही थी, अंतिम पारी में प्रारंभ के दो सेट ये हार चुके थे राफेल नाडाल। उसके बाद इन्होंने पुनर्वापसी की और 21वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता और जीतकर इन्होंने क्या किया, टेनिस जगत में इतिहास रच दिया। 20वां ग्रैंड स्लैम जो था उसको ग्रैंड स्लैम को जीता था रोजर फेडरर ने और नोकोविच ने 20वां ग्रैंड स्लैम जीता था। 21वां इन्होंने राफेल नाडाल ने जीता। आज इनकी कुंडली का जो विश्लेषण है मैं आज आप लोगों के समक्ष करूंगा। देखिए, नाड़ी ज्योतिष कहती है कि गुरु जिस स्थान पर बैठा हो उस स्थान को लग्न बना लीजिए। जिस भाव पर बैठा हो, जिस राशि पर बैठा हो, उसके अनुसार उसके प्रारंभिक जीवन पर चर्चा और विचार करते हैं। अब गुरु को देखिए, गुरु जो है यहाँ पर 26 डिग्री, गुरु पंचम भाव में बैठा है और 26 डिग्री का बैठा हुआ है। 5वें भाव में गुरु के द्विभाव और गुरु के द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है। जब किसी भी ग्रह के द्वादश भाव में और किसी भी ग्रह के दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठता है, उस ग्रह का बल कमजोर माना जाता है। अर्थात वो व्यक्ति अकेले जंगल में है, उसके आसपास ज्यादा लोगों का निवास नहीं है, बल्कि दूर से कई लोग देखते हो, साहस तो देते रहते हैं, लेकिन अगल बगल अगर किसी ग्रह के कोई नहीं बैठा है तो इसका मतलब है ग्रह की ताकत कमजोर है। अब देखिए, गुरु के द्वादश में कोई ग्रह नहीं बैठा है, इसलिए कहेंगे इनका प्रारंभिक जीवन कष्ट में रहा होगा। कष्ट आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है कुछ भी। अब गुरु सीधा आगे राहु से मिल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनके जीवन को प्रारंभिक जीवन में संघर्ष रहा होगा। अब देखिए, चंद्रमा जिनकी कुंडली में राहु के साथ बैठता है, वहां भी ऐसा देखा गया है कि सहसा अवस्था में कष्ट परेशानियों की संभावना होती है, मानसिक अवसाद भी होता है, बेचैनी भी होती है और शिशु शैशव अवस्था का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है। और जब भी चंद्रमा के साथ राहु बैठा होता है तो बाल्यकाल में बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलता है, थोड़ी कष्ट परेशानियां होती हैं। देखिए, गुरु के साथ यदि सूर्य बैठता है, गुरु का सूर्य के साथ संबंध होता है तो जातक तेजस्वी हो जाता है। गुरु का संबंध यदि शुक्र से बन जाता है
तो जातक क्या होता है, विविध कलाओं का स्वामी हो जाता है, रहस्यात्मक हो जाता है, सुंदर भी हो जाता है, सेहत थोड़ी कमजोर हो जाती है। गुरु का अगर बुध के साथ संबंध बन जाता है तो जातक बुद्धिमान हो जाता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, मतलब बुद्धि में होश आ जाता है। और गुरु के साथ यदि मंगल का संबंध बनता है तो मंगल क्या होता है, व्यक्ति में साहस, ऊर्जा, बल और शक्ति बढ़ जाती है। गुरु का संबंध यदि शनि से होता है तो क्या होता है, तो थोड़ा सा जातक का शरीर भारी हो जाता है। अगर गुरु का संबंध राहु से होता है, शरीर पतला लंबा हो जाता है, शरीर थोड़ा सा पतला रहता है, बहुत हैवी शरीर नहीं होता है। अब यहां पर देखेंगे कि जब भी खेल के लिए सबसे पहले जरूरी होता है आपका शरीर चुस्त और दुरुस्त हो, आपका शरीर फुर्तीला हो, आप प्राकृतिक रूप से आप हष्ट पुष्ट हो और आप फुर्तीले हो और आपके अंदर जोश, बल, आक्रामकता भी होनी चाहिए। तो जो भी बल, साहस, शक्ति, आक्रामकता का जो कारक होता है वो मंगल होता है। मंगल ही आपकी शक्ति होती है, मंगल ही ऊर्जा होती है। जब मंगल के साथ गुरु बैठता है तो गुरु विवेक का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है, बुद्धि, जब विवेक, ज्ञान और गंभीरता का कारक होता है। अर्थात जब बल में मंगल अगर जोश है तो गुरु होश है, अगर जोश और होश एक साथ मिल जाते हैं तो नई रचना कर देते हैं। जब भी गुरु के साथ, गुरु क्या है, जीव कारक है, मंगल क्या है, शरीर का कारक है। अगर जीव का जितना ज्यादा कनेक्टिविटी शरीर से होगी कि जीव ने जो कल्पना की, शरीर ने उसको तुरंत पालन कर दिया, शरीर तुरंत उसके एक्टिव हो गया। शरीर में इतनी क्षमता है कि जीव को लंबे समय तक धारण कर सकता है, जीव की सभी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इसलिए कभी भी जब भी खेल के लिए देखा जाएगा तो शरीर की चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती, जोश, होश, बल, आक्रामकता, पराक्रम, उत्साह, तेज को यदि देखेंगे तो गुरु का संबंध मंगल से होना चाहिए। खेल की प्राथमिक आवश्यकता होती है कि शरीर का बलिष्ठ होना। बल तो मंगल है और मंगल शरीर है और गुरु जीव है, शरीर बलिष्ठ होगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती होगी, हमेशा व्यक्ति शरीर पर ध्यान रखने वाला होगा ऐसा व्यक्ति, जब गुरु का संबंध मंगल से हो जाता है। दूसरी चीज खेल के लिए, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, पराक्रम का भी होता है, बल, उत्साह, आक्रामकता का भी होता है, संचार का भी होता है। तीसरे भाव से हम खेल को देखते हैं। जब कभी तीसरे भाव के स्वामी का संबंध दसम भाव के स्वामी से हो जाए, तीसरे भाव के स्वामी का संबंध लग्न भाव के स्वामी से हो जाए, तो भी सफलता, व्यक्ति खेल के क्षेत्र में सफलताएं अर्जित करता है। यदि तीसरे भाव के स्वामी का दसम भाव के स्वामी से संबंध हो जाए, तीसरे भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव के स्वामी से संबंध हो जाए, तीसरे भाव के स्वामी का सप्तम भाव के स्वामी से संबंध हो जाए, तो भी व्यक्ति के जीवन में खेल की स्थिति उभर कर आती है। तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है, ऊर्जा का, स्वास्थ्य का, ऊर्जा का, उत्साह का होता है और खेल का होता है। और खेल में वही प्रवीण होता है जो शारीरिक रूप से तेज होता है, बलवान होता है, फुर्तीला होता है, चुस्त दुरुस्त होता है, हष्ट पुष्ट होता है, शरीर में बल और सामर्थ्य दोनों अच्छे होते हैं। और खेल के लिए दूसरी जरूरत होती है त्वरित निर्णय की, मौके का फायदा उठाना। आप कोई भी खेल रहे हो, अगर अवसर का आपने सही समय पर आपने लाभ उठा लिया तो आप तुरंत विजेता हो जाएंगे, आपको खेल में बढ़त मिल जाएगी। मौके का लाभ उठाने के लिए राहु जो होता है बड़ा चतुर होता है, बड़ा चालाक होता है, बड़ा धूर्त टाइप का होता है। ये साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से मौके का फायदा उठाने में बड़ा माहिर होता है। अगर इसका संबंध मन से हो जाता है तो व्यक्ति सूझबूझ से व्यक्ति मौके का फायदा उठाने में दक्ष हो जाता है। अब यहां पर इस कुंडली में देखेंगे कि गुरु का संबंध, गुरु इस कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है और लग्नेश इस कुंडली में शुक्र है। तीसरे भाव के स्वामी का संबंध शुक्र से लग्न भाव के स्वामी से हो रहा है।
तो पहला प्राथमिक है कि ये व्यक्ति खेल के क्षेत्र में जाएगा। दसम भाव के स्वामी का संबंध चंद्रमा है, तीसरे भाव में बैठे हुए मंगल से हो रहा है, तो भी खेल का संबंध बनेगा। अब देखिए, खेल के लिए त्वरित निर्णय और डिसीजन लेना जरूरी होता है। डिसीजन का कारक तो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा जब अग्नि तत्व राशि में बैठेगा, 1, 5, 9 में बैठेगा, उसमें उतावलापन होगा, उसमें तेजी होगी, उसमें त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होगी। मंगल पर सीधा चंद्रमा का असर है। चंद्रमा और राहु क्या हो गया? राहु यहां पर सहायक के रूप में आ गया। शारीरिक रूप से यद्यपि इनको परेशानी देगा, मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशानी देगा, लेकिन भौतिक रूप से यहाँ पर मंगल, चंद्र और मंगल के साथ राहु का प्रभाव जो आ जाएगा, भौतिक रूप से यहाँ पर राहु विस्तार का कारक हो जाता है। ये व्यक्ति बड़ी सूझबूझ और त्वरित निर्णय लेकर के जीवन में सफलताएं अर्जित करेगा। देखिए व्यक्ति, अब तो हमारी बात केवल खेल की हो गई। अब अगली बात है कि कैसे लोग, ये व्यक्ति कि इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बना, और टेनिस की दुनिया में इन्होंने महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है। 12 साल की अवस्था में इन्होंने टेनिस खेलना प्रारंभ किया था। पहले फुटबॉल के खिलाड़ी थे, फिर टेनिस खेलना इन्होंने किया और लगातार आगे बढ़ते रहे। तो देखिए, सफलता के लिए सबसे पहले इस यहां पर जो शनि है वक्री है। अब कोई भी खेल हो, कोई भी चीज हो, तो सूझबूझ हो, टेक्निकल होना चाहिए। टेक्निकल तो मंगल है, तो गुरु का संबंध मंगल से होना चाहिए। आपको एक बात मित्रों बता दूं, इस कुंडली में मंगल 29 डिग्री का बैठा, अर्थात मंगल की डिग्री, मंगल तीसरे भाव में टच जरूर कर रहा है, लेकिन मंगल का जो फल है, मंगल चतुर्थ भाव के अनुसार भी फल कर रहा है। मंगल का प्रभाव चौथे भाव पर आ चुका है। अब जब कभी भी मंगल जब चतुर्थ भाव के आसपास आया, तो मंगल का संबंध सूर्य से बन गया, और गुरु यहीं पर है, तो गुरु सूर्य मंगल का योग बन गया। व्यक्ति पराक्रमी होता है, व्यक्ति बलवान होता है, व्यक्ति प्रतापी होता है, व्यक्ति तेजस्वी होता है। कब होता है? जब जीव कारक ग्रह का संबंध सूर्य के साथ बन जाता है, मंगल के साथ होता है। व्यक्ति हिम्मती हो जाता है जब जीव कारक ग्रह के साथ तीसरे भाव में बैठे ग्रह का संबंध बन जाए, या तीसरे भाव में बैठे हुए तीसरे भाव के स्वामी का संबंध बन जाए, तो भी व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है। तीसरे भाव के स्वामी का संबंध यदि लग्नेश से बन जाए, तो भी व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है। तो यहां पर गुरु सूर्य मंगल का योग हुआ। देखिए, मंगल 29 डिग्री का है। मंगल का जो प्रभाव यहां पर है, मंगल का प्रभाव मकर राशि पर भी आ रहा है, और मंगल यहां पर उच्चता की तरफ बिल्कुल बढ़ने वाला है। तो यहां पर मंगल को केवल धनु राशि के हिसाब से चर्चा नहीं करेंगे, यहां पर मंगल को मकर राशि के अनुसार भी लेंगे, क्योंकि 29 डिग्री वो चल चुका है, अब वो सीधा पहुंचने वाला है। अब यहां पर गुरु सूर्य और मंगल का योग बन गया, व्यक्ति महाप्रतापी हो गया, व्यक्ति पराक्रमी हो गया। महाप्रताप के लिए, महापराक्रम के लिए क्या होता है? गुरु का संबंध मंगल और सूर्य से होना चाहिए। सूर्य तो राजा होता है, उच्चता देने वाला होता है, ऊंचाई देने वाला होता है। इस टेनिस के महानतम खिलाड़ी के लिए एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि लोग कहते हैं कि नाड़ी ज्योतिष में भार्गव ऋषि कहते हैं, भृगु ऋषि ने एक सिद्धांत दिया कि शनि जहां पर बैठा हो, या शनि से शनि आजीविका का कारक होता है, प्रोफेशन का कारक होता है, काल पुरुष की कुंडली का 10म भाव होता है, 10म भाव प्रोफेशन का होता है, व्यवसाय को बताता है, व्यवसाय के संबंधी क्रियाकलापों को बताता है, 10म भाव भी इसी तरह व्यवसाय को बताता है। इसके अलावा 10म का 10म जो 7म भाव होता है, वो कर्म का क्षेत्र होता है, वो भी बताता है, कर्म के विषय में बताता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो शनि यहाँ पर वक्री हुआ, वक्री होकर के शनि तुला राशि में आया। देखिए, शनि वक्री जरूर है, लेकिन तुला राशि का मतलब है शनि यहाँ पर राशि के गुण नहीं लेगा, यहाँ पर उच्च नहीं हो जाएगा। शनि का संबंध केतु से बन गया और शुक्र और बुध से बन गया। तो यहाँ पर शनि का संबंध शुक्र और बुध से बन गया।
अर्थात अर्थ त्रिकोण आपका एक्टिव हो गया। ये व्यक्ति पराक्रमी के साथ साथ बहुत तेजस्वी होगा। जब कभी भी धर्म महाप्रताप योग और अर्थ महाप्रताप योग एक साथ बन जाते हैं, अर्थात काल पुरुष की कुंडली का पहला, पांचवा, नौवां, दूसरा, छठवां, 10वां ये ग्रह आपस में संबंध बना लेते हैं, तो व्यक्ति की जो हैसियत होती है वो विश्व पटल पर आ जाती है। व्यक्ति विश्व बहुत ऊंचाई तक जाता है और उसका नाम और उसकी प्रसिद्धि, उसका मान सम्मान, उसके क्रियाकलाप लोगों के लिए हमेशा अनुकरणीय होते हैं। अब यहां पर एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि केतु जो होता है, केतु यदि स्वाग्रही बुध के साथ बैठ जाए, केतु यदि किसी भी स्वाग्रही ग्रह से संबंध बनाएगा, उस ग्रह की ताकत को बढ़ा देगा। प्रश्न यह है, केतु यदि उच्च के ग्रह के साथ बैठा हो या स्वाग्रही ग्रह के साथ बैठा हो, ग्रह की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। यहां पर देखेंगे बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, इसलिए बुध शुक्र लग्नेश और नवमेश, लग्नेश और नवमेश का योग केंद्र और त्रिकोण भाव का जो योग है बहुत उत्तम राजयोग बन जाता है। उसी तरह शनि भी यहां पर आ जाता है तो भी केंद्र त्रिकोण का योग बन जाता है, ये उत्तम राजयोग बन जाता है। इसलिए व्यक्ति ने बहुत ख्याति और ऊंचाई को अर्जित किया। और यहां पर जब भी केतु ने बुध और शुक्र को देखा, और बुध स्वाग्रही है, क्योंकि स्वाग्रही होने के कारण बुध और शुक्र की डिग्री, बुध और शुक्र का जो बल है वो कई गुना बढ़ गया। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे कि बुध का संबंध बुध शुक्र के साथ बैठा है। कहते हैं बुध बुद्धि है, मस्तिष्क है, ज्ञान है, व्यवहार है, वाणी है। व्यक्ति का व्यवहार वाणी का कारक भी होता है। और शुक्र क्या होता है? ज्ञान, सीक्रेट, रहस्यमयी ज्ञान का कारक होता है, भोग विलास का कारक होता है, कलात्मक होता है, सौंदर्य होता है, रचनात्मक होता है। शुक्र संसार के समस्त औषधियों का ज्ञाता होता है। जीवन को कैसे जीना है, जीवन को किस तरह आगे बढ़ाना है, जीवन में पालन पोषण कर अपने जीवन को कैसे पल्लवित और पुष्पित करना है, ये शुक्र बताता है। और देखिए, बुध और शुक्र जब भी किसी की कुंडली में आते हैं, उन्हें अपने जीवन की अच्छी समझ होती है और वो लोग अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह पल्लवित पुष्पित करना है, किस तरह वृद्धि को जीवन में ऊंचाई देनी है। इसीलिए कहते हैं बुध शुक्र का योग होशियारी का योग होता है, बुद्धि का, बुद्धिमानी का योग होता है, ज्ञान का योग होता है। जब इस कुंडली में जब केतु आ जाता है, बुध शुक्र में से कोई ग्रह यदि स्वाग्रही या उच्च का हुआ, तो योग की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और जब इसी योग में जब गुरु भी आ जाता है तो सरस्वती योग बन जाता है। अर्थात जहां पर भी ज्ञान होता है, सरस्वती का मतलब शारदा योग, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वही व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है। कहते हैं अध्ययनशील ही प्रगतिशील होते हैं। यदि आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, लगातार ज्ञानार्जन कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अब ये पढ़ने का मतलब केवल किताबों का नहीं है, खेल में भी शिक्षा होती है, खेल में भी प्रैक्टिस होती है, संगीत में भी अभ्यास होता है। आपका अभ्यास जितना तीव्र होगा, आपकी गति जितनी तेज होगी, उतनी ही आप जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे, महानता को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि नवमेश बुध, और नवमेश बुध है, बुध के साथ देखिए ये लग्नेश बैठा है, लग्नेश नवमेश का राजयोग बना, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना। दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पर गुरु शनि का धर्म कर्म योग बना। इस तरह अगर इसकी कुंडली को थोड़ा सा हम गुरु को पीछे लेके जाते हैं तो गुरु का संबंध सूर्य से बन जाता है, और उसके आगे बुध शुक्र बैठे हैं। इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा लोगों की बड़ी सेवा करी, शिव की विष्णु की बड़ी आराधना करी, जिसके फलस्वरूप इस जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई इनको मिली। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी को नमस्कार। जय श्री राधे।